मैंने कुछ नहीं किया है, मैं बिल्कुल शांति से बैठा था। हाँ। मैंने एक शब्द नहीं बोला। मान्यवर, मैं नहीं बोल रहा था, ये बुलवाए। जब भी मैं खड़ा होता हूँ मुझे बोलने नहीं दिया। जो हम कहना चाहते हैं हमें कहने नहीं देते। इनको सुनना है तो मैं जवाब देने के लिए तैयार, तो दीजिए। अमित शाह क्या करते हैं, अमित शाह कौन है, अमित शाह 10 है 20 है। अरे यार राहुल जी ने काहे को बोलते हो, कोई नहीं सुनता है। I don't understand what is going on. This is no way to run the house, frankly. राहुल गांधी ने लोकसभा में कहा कि उन्हें संसद में बोलने नहीं दिया जा रहा और जब वो बोलते हैं तो माइक बंद कर दिया जाता है। सवाल सोनिया गांधी ने भी एक पूछा है, क्या पता चलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सदन में मौजूद थे। कई तोहमतें लगी तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में खड़े होकर के कुछ पन्ने पलटे हैं, कुछ हिसाब दिए हैं, खेत और कुएं की नजीर रखी गई है। इन सब बातों के बीच आ गया गुलाब जामुन। किसने खाया, किसने खिलाया, आज संसद की कार्यवाही में क्या कुछ हुआ, क्योंकि कार्यवाही भी आज कुछ जलाओ सरीखी है। सब कुछ बताने के लिए चलिए शुरू करते हैं आपका पसंदीदा शो संसद में आज। नमस्ते, अभिनव पांडे नाम है हमारा, आपका दोस्त हूं। सुबह 11 बजे लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई। पीएम मोदी कैबिनेट के मंत्रियों के साथ सदन में मौजूद थे। दूसरी ओर नेता विपक्ष राहुल गांधी तो सदन में नहीं थे, लेकिन प्रियंका गांधी समेत उनकी पार्टी के बाकी सांसद मौजूद थे। प्रश्नकाल के साथ सदन की कार्यवाही को आगे बढ़ाया गया। प्रश्नकाल खत्म हुआ तो प्रधानमंत्री मोदी सदन से जा चुके थे। इस बीच स्पीकर की ओर से सदन को बताया गया कि उन्होंने किसी भी स्थगन प्रस्ताव को मंजूरी नहीं दी है। अब वक्त था शून्यकाल का। यूपी के फर्रुखाबाद से बीजेपी सांसद मुकेश राजपूत ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज के उस फैसले पर सवाल उठाया जिसमें उन्होंने कहा था कि नाबालिग लड़की के ब्रेस्ट पकड़ना और उसके पजामे के नाड़े को तोड़ना रेप की कोशिश या रेप नहीं है। मैं प्रयागराज हाई कोर्ट के एक जज के द्वारा दिए गए अशोभनीय वक्तव्य से मन अत्यंत व्यथित होता है। बड़े चिंतन का विषय है कि उच्च पदों पर बैठे हुए ऐसे कुछ लोग निजी स्वार्थ या भ्रमवश इस तरह से वक्तव्य देते हैं कि किसी महिला या युवती के प्राइवेट पार्ट को टच करना या कपड़ा फाड़ना, यहाँ तक कि उसके पैजामे का नाड़ा तोड़ना यह बलात्कार के प्रयास के दायरे में नहीं आता। ये अत्यंत भयावह एवं शर्मनाक है। मैं इसकी खुले शब्दों में निंदा करता हूं। महोदय, इससे देश के 140 करोड़ देशवासियों की भावनाएं आहत हुई हैं एवं महिलाएं अपने आप को स्वयं में असहज महसूस कर रही हैं। ऐसे लोगों को देश की महिलाओं से माफी मांगनी चाहिए। शून्यकाल के दौरान नेता विपक्ष राहुल गांधी अपनी कुर्सी पर आ चुके थे। इस दौरान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की ओर से राहुल गांधी को एक नसीहत दी गई। नसीहत इस बात की कि सदन में कैसे बैठना है और कैसे बर्ताव करना है, इस गरिमा का ख्याल रखें। आप सबसे अपेक्षा की जाती है कि आप सदन में सदन की मर्यादा और शालीनता के उच्च मापदंडों को बनाए रखें। सदन में मेरे संज्ञान में ऐसी कई घटनाएं हैं जब मान्य सदस्यों के आसन सदन की उच्च परंपराओं मापदंडों के अनुरूप नहीं है। इस सदन में पिता पुत्री, माँ बेटी, पति पत्नी सदस्य रहें। इस परिप्रेक्ष्य में मेरा नेता परिपक्ष से अपेक्षा है कि लोकसभा प्रक्रिया कांड संचालन नियम 349 के वर्णित सभा में पालनीय नियमों के अनुरूप सदन में आचरण व्यवहार करें, जो सदन की मर्यादा और प्रतिष्ठा के अनुरूप रहना चाहिए। मैं पुनः आग्रह करता हूं, इस सदन में विशेष रूप से प्रतिपक्ष के नेता से तो ये अपेक्षा की जाती है कि वो आचरण रखें। सदन की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। स्पीकर से नसीहत मिलने के बाद जब राहुल गांधी उठे तो अपनी बात को उन्होंने ये कहते हुए आगे बढ़ाया कि बोलने का मौका नहीं दिया गया। राहुल ने ये बात संसद परिसर में रखी। लोकसभा की कार्यवाही को 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। I don't understand what is going on. This is no way to run the house, frankly. I mean, literally, स्पीकर उठ के मतलब एकदम निकल गए। मुझे मतलब एक शब्द नहीं बोले दिए। पहले मेरे बारे में कुछ बोलना है, वो भी बिल्कुल पता नहीं क्या बोला, अनसब्सटेंशिएटेड। और फिर मतलब मैं खड़ा हुआ, मैंने कहा कि देखिए मुझे बोलने दीजिए, आपने मेरे बारे में कुछ बोला है, घूम कर चले गए और कोई मतलब अर्जन कर दिया, कोई जरूरत नहीं थी। लीडर ऑफ ऑपोजिशन को एक कन्वेंशन है कि बोलने दिया जाता है। जब भी मैं खड़ा होता हूँ मुझे बोलने नहीं दिया जाता, ठीक है। तो पता नहीं मतलब ये किस प्रकार से हाउस चल रहा है।
जो हम कहना चाहते हैं हमें कहने नहीं देते। मैंने कुछ नहीं किया है सर, उन्होंने ये कहा, मुझे बोले दिए, मैंने कुछ नहीं किया है। मैं बिल्कुल शांति से बैठा था, मैंने एक शब्द नहीं बोला। ठीक है, और पिछले मतलब 7-8 दिन में मुझे बोलने नहीं दिया, मैंने कुछ नहीं बोला। आपको क्या मैं बोल रहा हूँ, मुझे इंटरप्ट मत कीजिए। तो ये एक नया तरीका है जहाँ डेमोक्रेसी में ऑपोजिशन की जगह होती है और सरकार की जगह होती है। यहाँ पे ऑपोजिशन की जगह है ही नहीं, यहाँ पे सिर्फ सरकार की जगह है। और हम उस दिन प्रधानमंत्री जी ने कुंभ मेला के बारे में बोला, मैं अपनी बात जोड़ना चाहता था। मैं कहना चाहता था हाँ बहुत अच्छा है कि कुंभ मेला हुआ, और मैं बेरोजगारी के बारे में भी कुछ कहना चाहता था, नहीं बोलने दिया। तो अब पता नहीं मतलब स्पीकर की क्या थिंकिंग है, क्या अप्रोच है, बट सच्चाई ये है कि हमें नहीं बोलने दे रहे। और हम हमारी पार्टी विपक्ष की मेन पार्टी है, मैं लीडर ऑफ ऑपोजिशन हूँ, तो ये बिल्कुल नॉन डेमोक्रेटिक स्टाइल से चलाया जा रहा है। इस पूरे विवाद के बाद कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल समेत कांग्रेस के 70 सांसदों ने स्पीकर से मुलाकात की और राहुल गांधी को बोलने नहीं देने के लिए अपनी आपत्ति दर्ज कराई। 2 बजे लंच ब्रेक के बाद लोकसभा की कार्यवाही जब शुरू हुई तो गृह मंत्री अमित शाह ने त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी की स्थापना से संबोधित एक बिल पेश किया। बिल पर चर्चा के दौरान पश्चिम बंगाल के दमदम सीट से टीएमसी सांसद सौगत राय ने अमित शाह पर जैसे ही कुछ आरोप लगाए तो सत्ता पक्ष के सांसद भड़क गए। झारखंड के गोड्डा से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने शाह पर हुए इस कमेंट पर नाराजगी जताई। मिस्टर अमित शाह इज नोन एज द पावर मैन। किसी को हटाना है, किसी को लाना है, वही करते हैं। माननीय सदस्य तो श्री वो के प्रकाश जी भी ये सब नहीं करे। कोई भी स्पीकर यदि बोलेंगे तो बिल के परव्यू में बोलेंगे। अमित शाह क्या करते हैं, अमित शाह कौन है, अमित शाह 10 हैं 20 हैं, इस तरह के वो इस सदन के सदस्य हैं और किसी के दया पर नहीं है, जीत कर आए हैं, आपकी दया पर नहीं है, और कोऑपरेटिव मिनिस्टर हैं, कोऑपरेशन मिनिस्टर हैं। ये जितनी बातें कही गई है ये सबको एक्सपंज करिए। करीब 3 घंटे की चर्चा के बाद त्रिभुवन यूनिवर्सिटी बिल पर गृह मंत्री अमित शाह जवाब देने के लिए कुर्सी से उठे। आंकड़ों के गणित का जिक्र हुआ और निशाने पर आया विपक्ष। दावा किया गया कि दिल्ली के बाद अब बंगाल में कमल खिलेगा। मान्यवर, इनको सुनना है तो मैं जवाब देने के लिए तैयार, तो दीजिए। आज देश के हर गरीब को दिल्ली में भी कमल खिल गया, दिल्ली बाकी था वहां पर भी आयुष्मान भारत आ गया। मान्यवर, आज देश के हर गरीब को 5 लाख तक का खर्चे का चिंता नहीं करना, सिर्फ बंगाल बचा है दादा। ये चुनाव के बाद वहां पर भी कमल खिलेगा और वहां पर भी आयुष्मान भारत आ जाएगा। मान्यवर, मैं नहीं बोल रहा था ये बुलवाए, मैं तो सीधा विषय पर जा रहा। ये भौतिक संपदा की जो बात कर रहे हैं, देश में ढेर सारे लोगों को मिला है, मगर विचारों का दारिद्र्य आज भी खलास नहीं हुआ है। अभी मेरे सामने बैठा है, वैचारिक रूप का दारिद्र्य का नरेंद्र भाई के पास ही इलाज नहीं है। मानो ये विचारों की जो गरीबी है, इसको तो हम कैसे मिटा सकते हैं? वो तो पार्टी की हायरार्की में ऊपर से नीचे आती है, अब ऊपर ही नहीं है। हमारे गुजरात में कहावत है कि कुएं में भी नहीं है तो खेत में कहां से आएगा। मान्यवर, ये वैचारिक दारिद्र्य का मेरे पास कोई इलाज नहीं है। ये कहते ना सब मोदी जी ने ही किया है, तो भाई मैं तो हिसाब किताब लेकर आया। 75 साल में दूध का उत्पादन 14.6 करोड़ तक पहुंचा और 10 साल में 14.6 करोड़ से 24 करोड़ तक पहुंचा। अरे यार, राहुल जी ने काहे को बोलते हो, कोई नहीं सुनता है। सीआर नहीं सुधरेगा। ये जो कह रहे हैं सब आपके आने के बाद हुआ है। हाँ जी, हमारे आने के बाद ही हुआ है। लोकसभा के बाद अब बारी है राज्यसभा के हिस्से की। आपको बात सुनाने की। सुबह 11 बजे कार्यवाही शुरू हुई तो सबसे पहले बर्थडे की बधाई दी गई। किसका बर्थडे? टीएमसी सांसद डोला सेन का जन्मदिन था। उनको जन्मदिन पर बधाई देते हुए सभापति जगदीप धनखड़ ने जो किस्सा सुनाया उसे सुनकर पूरा सदन हंसने लग गया एक तरीके से। Honorable members, when I was Governor State of West Bengal, the Honorable Parliament member came to see me. Now her voice is always in high decibel. So when they were interacting with me,
the security outside was highly in alert mode. Then one of them could pick up courage to see whether I was safe. I have never been safer more than in the company of honorable members of parliament, and destiny has brought me here. 11:13 पर शून्यकाल शुरू हुआ। कांग्रेस सांसद सोनिया गांधी ने केंद्र सरकार में PMMVY यानी प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना को लेकर सवाल पूछा। सवाल ये कि आखिर बजट में इस योजना को लेकर अलग से जानकारी क्यों नहीं है, क्यों इस योजना के लिए सरकार पैसे खर्च नहीं कर रही है। According to one informed analysis, in the year 2022-23, about 68% of pregnant women received at least one installment of PMMVY for first birth. But in the very next year, this proportion fell drastically to just around 12%. I would like to ask the Union government, why was this allowed to happen? Sir, the full implementation of the maternity benefits provision of the NFSA 2013 requires an annual budget of around rupees 12,000 crores. It is surprising that the budget documents do not contain information on allocations for the PMMVY separately. सवालों का सिलसिला यही नहीं रुका। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने केंद्र की सरकार पर आरोप लगाया कि सरकार ने शिक्षा का बजट भी कम कर दिया। कहा यह भी गया कि सरकार शिक्षा को छोड़ सिर्फ अपने प्रचार पर पैसा खर्च कर रही है। लाखों बच्चे स्कूल से बाहर, इसलिए आंकड़े चेतावनी देने वाले हैं। लेकिन सवाल है, क्या सरकार अपने निर्धारित कामों को प्राथमिकता देगी या प्रचार और छवि निर्माण में ज्यादा दिलचस्पी लेगी? मैं सदन के माध्यम से आग्रह करता हूं कि सरकार स्कूल नामांकन के आंकड़े की गिरावट में स्पष्टीकरण दे। ये कैसा हिंदुस्तान बनाना चाहते हैं? और फिर बजट भी कम कर दिया, यानी कि शिक्षा को लेकर सीरियस नहीं है। ये सच्चाई ये है कि शिक्षित बेरोजगार नहीं पैदा करना चाहते, उनको शिक्षा नहीं देना चाहते जिससे वो सरकार से पूछ सके कि हमारे अधिकार क्या हैं। ये बेरोजगारी कम नहीं कर पा रहे हैं, रिकॉर्ड बेरोजगारी हो रही है, इसलिए सारी चीजें आ रही हैं। ये चौंकाने वाला आंकड़ा है। सरकार के दावों के उलट देश में हर घंटे महिलाओं के खिलाफ 43 अपराध दर्ज हो रहे हैं। आप अब इस पर महिलाओं पर विषय है स्कूल एनरोलमेंट का। स्कूल में महिलाएं नहीं पढ़ती। अरे प्लीज, स्कूल में महिलाएं नहीं पढ़ती। आप विषय पर बोले, आप खुद अनुभवी। मैं सिर्फ विषय पे बोल रहा हूँ, यही नोटिस दी मैंने आज। बताएं, बोलो। आप देख ले मेरी नोटिस। आप बताएं। शून्यकाल के बाद प्रश्नकाल राज्यसभा में भी आया। महाराष्ट्र से कांग्रेस सांसद रजनी अशोक राव पाटिल ने दलितों से जुड़ा एक सवाल पूछा, जिस पर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री रामदास अठावले ने शायराना अंदाज में क्या जवाब दिया, सुनिए। मतलब आप तो हमेशा बोलते हाय हाय, आप तो हमेशा बोलते हाय हाय, इसीलिए हम नरेंद्र मोदी जी दे रहे हैं हम सब लोगों को न्याय, और इसीलिए न्याय देने के लिए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। शेड्यूल्ड ट्राइब और वंचित घटक जो है, वंचित घटक को न्याय देने की भूमिका हमारी सरकार की है। जो जाति व्यवस्था अपने को दिखाई देती है, उसमें सामने वाले लोग कई साल सत्ता में रहे और उनकी जिम्मेदारी थी कि भाई कास्टिज्म को खत्म करने की आवश्यकता थी। आर्टिकल 17 के मुताबिक, संविधान के आर्टिकल 17 के मुताबिक जाति व्यवस्था खत्म हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी आज भी समाज में जागृति आई है। और जो पीसीआर एक्ट है, पीसीआर एक्ट के अंतर्गत उनको अपना हक मांगने का अधिकार दे दिया है। प्रश्नकाल के बाद 2 बजे राज्यसभा की कार्यवाही जब फिर शुरू हुई तो बैंकिंग कानून संशोधन विधेयक पर चर्चा की गई। कांग्रेस सांसद शक्ति सिंह गोहिल ने बिल में खामियां गिनानी शुरू की और जिस अंदाज में तंज किया उसकी खूब चर्चा हो रही है। एक कानून होता है जो सामने वालों के लिए इस तरह से उपयोग करो पॉलिटिकली कि उसे खत्म करो, और जैसे ही अपने पास आ जाए वो आर्टिकल 14 नहीं रहता है, इक्वालिटी बिफोर लॉ नहीं, कानून बदल जाता है। अगर सामने है, कहते हैं कि बहुत बड़ा क्रिमिनल है, फ्रॉड किया है, अब ये जेल जाएगा, चक्की पीसिंग, चक्की पीसिंग, चक्की पीसिंग, और जैसे ही बदल के इधर आ जाएगा
पावर सीकिंग हो जाएगा, उसको सब मिलता रहे। ये सरकार ने, मैं fanindia.net पे पूरा डिटेल के साथ जो हकीकत दी थी उसके मुताबिक 50 विलफुल डिफॉल्टर 50, उनके इस सरकार ने 87,000 करोड़ माफ करे 2020-24 तक। इसमें कौन है? मेहुल चौकसी, ऋषि अग्रवाल जैसे लोग भी इसके अंदर है। मुझे ये हमारे देश को लूट के बाहर जाने वाले लोग, आप उनका कर्जा माफ करते हो, आप वो गरीब किसान छोटे दुकानदार के वहां तो ऑक्शन करने पहुंच जाते हो और यहां पे उनका आपने माफ किया। सर, आपके जरिए मैं इस गृह में कहना चाहता हूं, मेहुल चौकसी लूट के हमारे देश को बाहर भाग गया, उसको रोक सकते थे। शक्ति सिंह गोहिल के बाद टीएमसी सांसद साकेत गोखले बोलने के लिए कुर्सी से उठे। जिक्र हुआ उसी शब्द का जो 2024 के चुनाव में सबसे ज्यादा गूंजा था, शब्द था मंगलसूत्र। टीएमसी सांसद ने पीएम मोदी को घेरा और क्या आरोप लगाए, सुनिए। I remember during the Lok Sabha elections, Prime Minister Modi had said opposition will take away your Mangalsutra. So today under the Narendra Modi government, women are having to pledge their Mangalsutra to take loans to pay their monthly expenses. Sir, who's taken away the Mangalsutra of women? It's not the opposition. It's under the Honorable Finance Minister, the Modi government has done that. बात बैंकिंग कानून संशोधन विधेयक पर हो रही है। जिक्र सरकारी बैंक की खस्ता हालत की स्थिति का हुआ। आम आदमी पार्टी से सांसद राघव चड्ढा ने आरोप लगाया कि कैसे लंच ब्रेक के नाम पे सरकारी बैंकों में पहले काम को लटकाया जाता है और फिर टेबल से टेबल फाइल सरकाई जाती है, ट्रांसफर की जाती है और लोगों को टरकाया जाता है। सर, बैंक ईंट या सीमेंट से बनी किसी इमारत का नाम नहीं है। बैंक सिर्फ किसी स्टील या एल्यूमिनियम से बने एटीएम का नाम नहीं है और बैंक ना ही एक काउंटर से दूसरे काउंटर पर दौड़ रहे बैंक ग्राहकों की उस दौड़ का नाम है। बैंक नाम है विश्वास का, बैंक नाम है अधिकार का, न्याय का, समानता का। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में यह विश्वास जो ग्राहकों का बैंकिंग व्यवस्था में था वो कहीं ना कहीं कमजोर होता नजर आ रहा है और उसके कुछ बुनियादी कारण, बहुत ही बेसिक कारण आज मैं सदन में आपके माध्यम से सरकार के सामने रखना चाहूंगा। सबसे पहला, पुअर कस्टमर सर्विस। यदि आज किसी ग्राहक को सरकारी बैंक में किसी काम से जाना हो तो मान लीजिए उसके ग्रह खराब चल रहे हैं और दिहाड़ी भी खराब होगी। कोई नौकरी पेशा आदमी हो तो ऑफिस से छुट्टी लेनी पड़ती है, कोई स्टूडेंट हो तो प्रैक्टिकल का एग्जाम मिस करना पड़ता है, यहां तक कि साधारण सी पासबुक अपडेट कराने भी जाना हो तो वो भी एक संघर्षशील सफर में तब्दील हो जाता है। मैडम, आप जब किसी सरकारी बैंक में घुसते हैं तो ऐसा लगता है कि 80 या 90 की दशक की किसी इमारत में आ गए हैं जहां पे दीवारें उखड़ रही होती हैं, पंखा अपनी मर्जी से चलता है और लाइनें रेल टिकट से भी ज्यादा लंबी होती हैं। इसके बाद जब आप काउंटर नंबर 1 पे पहुंचते हैं तो बताया जाता है काम यहां नहीं होगा, काउंटर नंबर 4 पर जाइए। जब काउंटर नंबर 4 पे जाते हैं तो बताया जाएगा यहां पर भी काम नहीं होगा, फर्स्ट फ्लोर पर जाइए। और जब आप थके हारे फर्स्ट फ्लोर पर पहुंचते हैं तो बताया जाता है कि लंच हो गया है, लंच के बाद 2 बजे आइएगा। 2:15 पहुंचते हैं तो बताया जाता है कि लंच एक्सटेंड हो गया, अभी कर्मचारी गुलाब जामुन खा रहे हैं। यह व्यवस्था है कस्टमर सर्विस की एक सरकारी बैंक में। और आज हम जहां चांद पर पहुंच गए, यूपीआई से गोलगप्पे खरीद रहे हैं, लेकिन हमारी सरकारी बैंकिंग व्यवस्था 80-90 के दशक से बाहर नहीं आ पा रही है। इन तमाम आरोपों, सवालों और जवाब के बीच आज विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव नोटिस भी दिया गया। कांग्रेस पार्टी ने यह नोटिस गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ दिया है। राज्यसभा सांसद जयराम रमेश ने सभापति जगदीप धनखड़ को लिखे लेटर में कहा, अमित शाह ने राज्यसभा में जवाब देने के दौरान जो भी कहा वो सोनिया गांधी की प्रतिष्ठा को धूमिल करने के उद्देश्य से कहा। कांग्रेस का आरोप है कि राज्यसभा में आपदा प्रबंधन विधेयक 2024 पर बहस का जवाब देते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने बिना नाम लिए सोनिया गांधी पर कहा था और कहा यह कि उस समय एक कांग्रेस नेता प्रधानमंत्री राहत कोष का हिस्सा थे। अब अमित शाह के खिलाफ आए नोटिस को सभापति स्वीकार करते हैं या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। और जब ये साफ होगा तो हम पूरी जानकारी के साथ आपके सामने रखेंगे। वैसे आज संसद में जो कुछ हुआ उसकी सारी जानकारी, उसका जो भी समराइजेशन जितना था वो हमने आपके सामने रखा। आपको ये शो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। नमस्ते, मेरा नाम अभिनव पांडे है। आपके लिए ये शो लिखा था मेरी साथी सुप्रिया ने, कैमरे के पीछे है प्रशांत। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।